Students, this is computer class 10th Halvasia Vidya Vihar, and today we are going to discuss some leftover topics of unit spreadsheet, advanced electronic spreadsheet. The first topic is solver. We have done the two what if scenarios, what if analysis. In what if analysis we have done scenario, goal seek and solver. We have done these two topics practically and theoretically as well. This was left over because this solver could not be shown practically. This is beyond the syllabus of this book, and it comes in higher education. So I couldn't perform it practically. I'll show it theoretically what is solver. सो सॉल्वर इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ गोल सीक. गोल सीक आपने पढ़ा था, हमने देखा था. गोल सीक में क्या होता है, हमारे पास आउटपुट होता है. यू हैव सर्टेन आउटपुट. जैसे मान लो आपने इंटरेस्ट लिया हो, आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज 1000 रुपीज़. यू वॉन्ट योर इंटरेस्ट टू बी 1000 rupees. You have your principal amount, your rate and time. You can your principal amount is fixed, your rate is fixed, only time can be varied. For what time you should go for this price so that you can get an interest of 1000 rupees. So you have output in your hand and you want to get the input value of t so that you get this value as output. You have performed a formula like total amount equal to principal amount into rate into time divide by 100 because I have taken time in terms of months. ठीक है. उसके बाद in this I have I equal to formula total amount minus principal amount P. तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया है इसमें. जिस भी सेल के अंदर ये है, मान लो ये सेल है D1, तो ये क्या हो जाएगा, ये I इक्वल टू आई, ये वाली जो सेल, जिस सेल में ये डेटा है उसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू D1. मान लो ये है आपका A1 माइनस A1, तो ये है. और इसमें आपके I की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे मान लो दूसरी सेल है I, तो I में ये वैल्यू आ जाए. और इसकी वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि 1000 मुझे चाहिए. तो हमारे इसकी मान लो 10,000 आपका ये है, 10% रेट है, एंड यू वांट टू गेट द इनपुट वैल्यू ऑफ टाइम. तो टाइम की वैल्यू क्या रखें कि हमारे इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, इस रेट के साथ हमारा इंटरेस्ट है ये हो जाए. तो इसके लिए हमने गोल सीक यूज़ किया था, आपको याद हो. उसके बाद जो अगला आता है दैट इज सोल्वर. सोल्वर गोल सीक के जैसा ही होता है, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि अब की बार हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल नहीं है. वी हैव मोर देन वन इनपुट दैट कैन बी डन वेरिएबल. जो वेरिएबल जिनको आप वेरी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उसको एक्सप्लेन करती हूँ. एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो वुड पैनलिंग बनाती है. वुड पैनलिंग एक प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी XYZ प्रोडक्ट बनाती है, और उस प्रोडक्ट 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. ठीक है, 4 टाइप की प्रोडक्ट बनाती है. वुड पैनलिंग 4 तरह की वुड पैनलिंग बनाती है. टाइप 1 वुड पैनलिंग, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 वुड पैनलिंग. हम वो एक वुड पैनलिंग बनाने के लिए 4 टाइप के रॉ मटेरियल चाहिए उसको. जैसे टाइप 1 में कौन से ग्लू, प्रेसिंग, पाइन चिप्स और ओक चिप्स. तो हर टाइप में अलग अलग यही चारों रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन इनकी अलग अलग अमाउंट चाहिए. जैसे टाइप 1 का एक प्रोडक्ट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको ग्लू चाहिए 50 क्वार्ट्स, प्रेसिंग चाहिए 5 आवर्स, पाइन चिप्स चाहिए 500 पाउंड्स और ओक चिप्स चाहिए 500 पाउंड्स. ठीक है, ये यूनिट्स यहाँ दे रखी हैं कितना. टाइप 2 के लिए 50 क्वार्ट्स आपको ग्लू चाहिए, 15 आवर्स ऑफ प्रेसिंग चाहिए, 400 पाउंड्स ऑफ पाइन चिप्स और 750 पाउंड्स ऑफ ओक चिप्स. इस तरह से टाइप 3, टाइप 4 का आपको सारा दे रखा है कि किस में कौन सा रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट हैं, कुछ लिमिट्स हैं कि जो हमारे पास ग्लू है दैट इज 5800 क्वार्ट्स के ग्लू टोटल है हमारे पास. 730 आवर्स ऑफ प्रेसिंग कैपेसिटी है हमारे पास, और 29,200 पाउंड्स ऑफ पाइन चिप्स है, 60,500 पाउंड्स ऑफ ओक चिप्स है. दीज आर द लिमिट्स. हमारे पास ये रॉ मटेरियल इतना है. उसके बाद
एक चीज़ और है, एक डेटा और है कि टाइप 1 का 1 यूनिट अगर है तो उसके साथ प्रॉफिट कितना आता है। वी हैव प्रॉफिट एसोसिएटेड विद टाइप 1। टाइप 1 की यूनिट के साथ, टाइप 1 प्रोडक्ट के साथ हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट होता है, टाइप 2 के साथ 4500 का, इस टाइप 3 के साथ 5500 एंड टाइप 4 के साथ 3500। हमारा काम क्या है, अगर हमें निकालना है कि कितने यूनिट मैं टाइप 1 के बनाऊं, कितने यूनिट टाइप 2 के। मान लो मैं बोलूँ कि 100 टाइप 1 के बना दो, 150 टाइप 2 के बना दो, 160 प्रोडक्ट हैं वो टाइप 3 के, और 200 प्रोडक्ट टाइप 4 के बना दो। ये रैंडम अमाउंट है, हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। कितने कितने यूनिट इनके बनाएं। आप बोलोगे सिर्फ जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है सारे यही बना दो, ये भी तो ये सारा रॉ मटेरियल भी तो यूटिलाइज होना चाहिए। हमारा सारा रॉ मटेरियल यूटिलाइज होना चाहिए और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, इक्वेशन बनेगी इसमें। मान लो Z हमारा प्रॉफिट है, तो Z प्रॉफिट कितना हो जाएगा। और एक चीज़ और हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, मान लो टाइप 1 के हमने X यूनिट बना ली, Y यूनिट टाइप 2 की, Z यूनिट टाइप 3 की, और W यूनिट हमने बना ली है आपके टाइप 4 की। तो इस वेरिएबल को Z ना लेके प्रॉफिट को हम मान लो P ले लेते हैं। P इज आर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा, अगर इसकी एक यूनिट टाइप 1 की एक यूनिट के साथ 1500 रुपये का प्रॉफिट है तो X यूनिट के साथ कितना हो जाएगा, 1500 इंटू एक्स। तो 1500x प्लस टाइप 2 की एक यूनिट का प्रॉफिट इतना है, Y यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 4500 इंटू वाई प्लस लाइकवाइज प्लस 3500 W। टोटल हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज P। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P सच दैट, हमारे पास कुछ और इक्वेशंस और बनेंगी। वो इक्वेशन क्या बनेंगी कि हमारे पास कुछ लिमिट्स भी हैं कि जो ग्लू है वो टोटल कितना यूज होगा। अगर टाइप 1 की X यूनिट आप बनाते हो, एक यूनिट 50 क्वार्ट्स है ग्लू का लेती है, तो X यूनिट कितना लेंगी, 50 इंटू एक्स। ऐसे ही टाइप 2 की हम Y यूनिट बनाएंगे, इसकी X यूनिट, इसकी Y यूनिट, इसकी Z यूनिट और इसकी W यूनिट। तो टाइप 2 की एक यूनिट है वो 50 क्वार्ट्स ग्लू कंज्यूम करेगी, तो Y यूनिट्स कितना लेंगी, 50 इंटू वाई, है ना। तो इसी तरह से हमारे पास टोटल ग्लू का खर्चा कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स प्लस 50y प्लस 100z प्लस 50w। और ये सारा मिला के कितना होना चाहिए, 5800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5800 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास उतनी तो कैपेसिटी ही है। दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5800। इसी तरह से प्रेसिंग की इक्वेशन बन जाएगी कि 5x प्लस 15y प्लस 10z प्लस 5w दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 730, क्योंकि हमारे पास वर्किंग आवर्स हैं, प्रेसिंग आवर्स हैं वो 730 मैक्सिमम है। तो ये टोटल प्रेसिंग आवर्स हो गए चारों प्रोडक्ट के मिला के, वो 730 से कम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पाइन चिप्स हैं, 500 इसमें लगते हैं, 400 इसमें, तो 500x प्लस 400y प्लस 300z प्लस 200w दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 29,200। ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी हमारी 500x प्लस 750y प्लस 250z प्लस 500w लेस देन इक्वल टू 60,500, ये वैल्यू। ठीक है, ये चार इक्वेशन ये यूज़ करके हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ये है। और ये गोल सीक, इस तरह से गोल सीक का जो सॉल्वर है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है जहां आपके पास एक से ज़्यादा, अब हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू, चारों की वैल्यू वेरी करके इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालना है सो दैट योर प्रॉफिट p इज मैक्सिमाइज्ड। यहाँ जो पिछला एग्जाम्पल था गोल सीकर में, उसमें हम सिर्फ एक इसकी वैल्यू को वेरी कर रहे थे। यहाँ हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं, इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें निकालना है ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहे बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। तो ये हम करते हैं सॉल्वर के साथ। ये आपको थ्योरेटिकली ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखो काफ़ी होगा कि दिस इज लाइक अ सॉल्वर बट हियर यू हैव मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, और आप किसी एक वेरिएबल को की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका छूट गया था वो है
लिंकिंग जो स्प्रेडशीट, लिंकिंग इन स्प्रेडशीट है, उसमें आपने हाइपरलिंक पढ़ा था, हाउ टू ऐड हाइपरलिंक्स इन अ स्प्रेडशीट। अब इसमें एक टॉपिक जो प्रैक्टिकली हमने नहीं किया था, दैट वाज टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव, जैसे ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक वैसे ही होते हैं बेटा, जैसे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। मान लो आप अपनी पोजीशन के बारे में बात करें। करंटली आपकी ये आपका घर है, मान लो इसमें ये आपका रूम है, उसके अंदर ये टेबल है और यहाँ पे आपके आईटी की बुक रखी है, ठीक है, और यहाँ आप खड़े हैं। इस बुक की एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होगी? आपके घर का एड्रेस, योर हाउस एड्रेस, ठीक है, योर हाउस एड्रेस। उसके अंदर इनसाइड दैट योर रूम, इनसाइड दैट योर टेबल एंड ऑन दैट बुक। ये इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन होगी। ये आप कहीं भी किसी को बता दो कि ऑन दिस एड्रेस, ऑन दैट पर्टिकुलर रूम, ऑन दैट टेबल, बुक विद दिस टाइटल, ये उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन होगी, ठीक है। अब ये पोजीशन कब चेंज होगी? मान लो ये पोजीशन इनकरेक्ट कब हो सकती है? जब इस बुक को उठा के आप कहीं और रख दो, तो ही ये पोजीशन, ये एड्रेस है, ये पूरा इस बुक का पूरा एड्रेस है, ये एब्सोल्यूट पोजीशन है उसकी, एब्सोल्यूट एड्रेस है उसका। रिलेटिव एड्रेस क्या होता है? रिलेटिव एड्रेस होता है पोजीशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू द करंट पोजीशन ऑफ यू। मान लो आप अपनी पोजीशन के हिसाब से बताएं कि मुझसे लेफ्ट में इतने कदम जाके फिर राइट में इतने कदम जाओ, वहां पे जो बुक रखी है वो है, ठीक है। आपकी पोजीशन के रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू योर पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बुक, ये होगा रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव एड्रेस ऑफ दिस बुक। उसमें अगर आप यहां से हट जाएं और यहां चले जाएं तो भी इस बुक का एड्रेस चेंज हो गया, तो भी ये जो एड्रेस आपने बताया था ये गलत हो गया, या इस बुक को हटा दो तो भी एड्रेस गलत हो गया, है ना। यानी आप पहले यहाँ थे और ये बुक यहाँ थी, आपने बताया मुझसे इस साइड, लेफ्ट साइड में 10 कदम जाओ, फिर राइट साइड, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में 5 कदम जाओ, तो ये बुक रखी है। अगर मैं इस बुक को हटा दूं तो भी एड्रेस गलत हो गया, या आप हट जाओ तो भी एड्रेस गलत हो गया, ठीक है ना। एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है? अगर इस बुक को ही मैं हटा के कहीं दूसरी जगह रख दूं तो ही ये गलत है, अदरवाइज गलत होगा, अदरवाइज ये एब्सोल्यूट पोजीशन इसकी कभी गलत नहीं होती। इसी तरह से किसी भी हाइपरलिंक जो है उसको भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। मान लो आपने एक फोल्डर लिया है, ये इस तरह से, मान लो आपका डी ड्राइव, सी ड्राइव, सबसे पहले जो डायरेक्टरी होती है दैट इज रूट डायरेक्टरी। मतलब आप माई कंप्यूटर खोलते हो, उसके अंदर आपका सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, और आपने कोई पेन ड्राइव इंसर्ट कर रखी है, वो ड्राइव भी दिखाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर होती है आपकी, जो सबसे ऊपर होती है दैट इज योर रूट डायरेक्टरी, ठीक है। रूट डायरेक्टरी में आपने 3 डिवीजन बना रखे हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। फिर डी ड्राइव के अंदर मान लो आपके 2 फोल्डर हैं, F1 और F2। F1 फोल्डर के अंदर आपके फर्दर 2 फोल्डर हैं, F3, F4, और F4 फोल्डर के अंदर आपकी 2 फाइल हैं, x.jpg और y.docx। मान लो ये डॉक्यूमेंट फाइल है, या एक और ले लो z.ods, ये ओपन ऑफिस में आपने स्प्रेडशीट बना रखी है। और इसमें, और यहाँ पे मान लो अब ये F2 फोल्डर है, इसमें मान लो एक और है, मान लो एक और फोल्डर है F4, F2 के अंदर F4 फोल्डर है, और F4 फोल्डर के अंदर एक है w.jpg एक फाइल है, और इसके अंदर एक i.ods, मान लो ये फाइल है। ये मेरी स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट के अंदर मैं एक हाइपरलिंक दे रही हूँ, ठीक है। ये जो स्प्रेडशीट मान लो मैंने ऐसे खोल रखी है, इसकी किसी सेल के अंदर मैंने हाइपरलिंक दिया है, और वो हाइपरलिंक में किसी डॉक्यूमेंट का लिंक देते हैं ना, मान लो मैं इसका लिंक दे रही हूँ, तो इसका लिंक देने के लिए क्या करेंगे, या तो इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू रूट डायरेक्टरी, जो पाथ होता है वो होता है उसका एब्सोल्यूट पाथ या एब्सोल्यूट एड्रेस उसका। तो अगर कोई हाइपरलिंक में क्या करते हैं, आप किसी फाइल का एड्रेस देते हैं, अगर वो एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस है तो क्या होगा, दैट विल बी द एड्रेस इन टर्म्स ऑफ रूट से उसका क्या पाथ है उस फाइल का, वो उसका एब्सोल्यूट पाथ या एब्सोल्यूट
एड्रेस होता है। अगर आपने उस फाइल का जिसका आप लिंक दे रहे हैं उसका एब्सोल्यूट एड्रेस यहाँ दिया है तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अगर आप उसका रिलेटिव पाथ दे रहे हो, रिलेटिव पाथ क्या, आपकी जो फाइल कौन सी है ये, इसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या पोजीशन है वो हो जाएगा रिलेटिव। अब रिलेटिव एब्सोल्यूट तो आप ऐसे दे सकते हो कि ये मान लो रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर D, उसके अंदर F2, उसके अंदर F4 और F4 के अंदर w.jpg। ये इस तरह से ये इसका ये पाथ हो गया। अब मान लो इसको यहाँ इस फोल्डर से निकाल के मैं इसमें डाल दूं तो ही ये पाथ गलत होगा, अदरवाइज ये इसको मैं उठा के कहीं और डाल दूं तो भी इसका पाथ तो यही रहेगा। अगर मैं इसको कट करके और F3 में डाल दूं तो भी ये पाथ तो चेंज नहीं होगा। सो एब्सोल्यूट पाथ है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तब तक इनवैलिड नहीं होता है जब तक आप इस फाइल को जिसका लिंक दिया है उसी को हटा के कहीं और ना डालो। दूसरा क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव में क्या करते हैं, आप ये बताते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है किसी। अब वो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसमें एक नोटेशन यूज होती है कि अगर ये मेरी करंट फाइल है तो इसका जो पेरेंट फोल्डर है यानी जिस फोल्डर के अंदर ये है उस फोल्डर को सिंगल डॉट से शो करते हैं। इस फोल्डर का जो पेरेंट है उसे डबल डॉट से शो करेंगे, इसका जो पेरेंट फोल्डर है उसको ट्रिपल डॉट से शो करेंगे। ठीक है, जो मतलब आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतने नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहले हम इनका कॉमन पेरेंट जो है, इनका कॉमन पेरेंट उसके ऊपर जाएंगे। इनका कॉमन पेरेंट क्या है, ये तो नहीं है क्योंकि ये इसके पेरेंट में नहीं आता, फिर ये भी नहीं है क्योंकि ये इसके पेरेंट में नहीं आता, ये है इसका भी पेरेंट है ये और इसका भी पेरेंट है ये, है ना। तो D इनका कॉमन पेरेंट हो गया। तो D पे जाएंगे, पहले इसका पेरेंट कौन है, ये, इसको सिंगल डॉट से शो करेंगे, फिर इसका पेरेंट ये डबल डॉट, फिर इसका पेरेंट ट्रिपल डॉट। अब ट्रिपल डॉट के अंदर कौन सा फोल्डर, इसके अंदर तो 2 हैं, फिर उस फोल्डर का नाम दोगे ये, फिर इसके अंदर ये और फिर इसके अंदर ये, यानी इसको हम शो करेंगे पहले डॉट यानी F4, उसके बाद ये डबल डॉट यानी इसके भी पेरेंट में जाओ, फिर उसके बाद ट्रिपल डॉट यानी इसके भी पेरेंट में जाओ, उसके बाद इसके पेरेंट में जाके कौन सा F2 के अंदर जाके F4 और F4 के अंदर जाके w.jpg। इस केस में मान लो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो भी ये इनवैलिड है, या इसकी चेंज कर दूं तो भी इनवैलिड है। मान लो इसको मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये इनवैलिड हो गया, ये वाली चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। ये होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। तो ये एक बार आप पढ़ के देखना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक बच गया है वो है मैक्रोज, एडवांटेजेस ऑफ मैक्रोज। ये हमने छोड़ दिया था कि मैक्रो पहले पढ़ के और फिर उसका एडवांटेज करेंगे। मैक्रोज क्या होते हैं, हमने पढ़ा था a sequence of commands saved with a name for later use is called macro। या आप कई बार किसी एक ऐसा फंक्शन जो डिफाइन नहीं है, प्री डिफाइन नहीं है, उसको आप बार बार यूज़ कर रहे हो तो उसको भी मैक्रो के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो मैक्रो के एडवांटेज क्या है, पहले तो ये पढ़ने की बजाय हम जो हमने पढ़ा था मैक्रो क्या है उसके हिसाब से ही देख लेते हैं। मान लो आपका एक प्रोसीजर है 5 स्टेप का, उसको आप एक मैक्रो के तौर पे सेव कर लो। आपने XYZ नाम से इसको एज ए मैक्रो सेव कर लिया। ये प्रोसीजर आपको 1000 टाइम्स रिपीट करना पड़ रहा है, तो आप ये 5-6 स्टेप का है, ये बार बार 1000 टाइम्स ये सारे स्टेप्स करने की बजाय आप इसको मैक्रो के तौर पे सेव कर लो और हर बार इसे रन कर लो। क्विक हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा, एरर होने के चांस कम हो जाएंगे क्योंकि यही स्टेप आप बार बार करोगे तो एरर होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेप्स भी हैं तो उनको भी आप एक बार परफॉर्म करो और उसके बाद आप उसे मैक्रो के तौर पे सेव कर लो। जो कॉम्प्लेक्स काम है वो भी इजी हो जाएंगे। तो यही सारी एडवांटेज है। मैक्रोज ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्ट्रोक एंड टास्क। जो रिपीटेटिव टास्क हैं आपकी या की प्रेसिंग के टास्क हैं वो आपकी ऑटोमेट हो जाती हैं। मैक्रो रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर, क्योंकि आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो ह्यूमन एरर होने के चांस होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। मैक्रो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क। ठीक है, रिपीटेटिव टास्क में जो टाइम कंज्यूम होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं। मैक्रोज आर यूजफुल फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस इजी टू परफॉर्म बाय स्टोरिंग देम इन अ नेम। आप कॉम्प्लेक्स काम है उसको एक ही बार आपने परफॉर्म करके उसको सेव कर लिया मैक्रो के तौर पे, दोबारा आपको वो नहीं करना, आप उसी मैक्रो को बार बार रन कर सकते हैं। तो ये थी मैक्रो की एडवांटेज। इसके साथ ये चैप्टर पूरा है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।